9 अगस्त की तारीख थी, दिन शुक्रवार था, सुबह का समय था, 10:53 हो रहा था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज से उसके ही महिला ट्रेनी जो एक उसके ही कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, वहाँ से फ़ोन जाता है उस महिला ट्रेनी के घर पर और फ़ोन करने वाला कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जितनी जल्दी हो सके मेडिकल कॉलेज पहुँचिए। इतना सुनना था, उस ट्रेनी के माँ पिताजी जो थे वो बहुत हड़बड़ाहट में आ जाते हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि जिस बेटी से अगली रात उन्होंने बहुत प्यार से और बहुत दुलार से बात किया था, बहुत खुशी खुशी वो बात कर रही थी, आखिर अचानक उसकी तबीयत कैसे ख़राब हो जाती है। माँ पिताजी कई बार जिस नंबर से फ़ोन आया था उस नंबर पर बात करने की कोशिश करते हैं, कई बार फ़ोन लगाते हैं लेकिन सामने वाला फ़ोन नहीं उठाता है। काफ़ी परेशान होने के बाद आखिरकार एक बार फ़ोन उठ जाता है और फ़ोन उठा करके सामने वाला थोड़ा सा झल्लाहट में, मतलब एहसान कर रहा है, वो फ़ोन उठा करके इस तरीके से बात किया जाता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, अब जितना जल्दी हो सके आप अस्पताल पहुंच जाइए। इतना सुनना था, उस माँ पिताजी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, एकदम शरीर अंग सुन्न पड़ जाता है। जब वो माँ पिताजी घर से निकलते हैं अस्पताल के लिए, जितनी देर में वो अस्पताल पहुंचते हैं उतनी देर में ही ये पूरी खबर पूरे भारत में फैल जाती है आग की तरीके से। हर बड़ी बड़ी मीडिया चैनल पर ये खबर चलने लग जाती है, हर किसी के मोबाइल फ़ोन में ये खबर दौड़ जाती है और आजकल इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट है, हर किसी के पास ये खबर दौड़ती है और पूरे भारत में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। और जब माँ पिताजी उस अस्पताल पहुँचते हैं जहाँ पर उनकी बेटी की लाश उन्हें मिलती है, तो माँ पिताजी को समझते देर नहीं लगती है कि मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है। आखिर कैसे इस पूरी घटना ने भारत को झकझोर करके रख दिया और एक बार फिर से निर्भया कांड की याद दिलाई है। जानने की कोशिश करेंगे इस कहानी के माध्यम से, क्या है ये पूरी सच्ची घटना। नमस्कार, मैं सत्य और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। ये जो पूरी घटना है ये है कोलकाता के लाल बाज़ार में एक आरजीकर मेडिकल कॉलेज है जहाँ की एक पूरी घटना है। यहाँ एक महिला ट्रेनी जो कि उसी कॉलेज में पढ़ाई करती थी, जो कि सेकेंड ईयर की छात्रा थी, चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी की स्टूडेंट थी और पीजीटी कोर्स वगैरह में वो एडमिशन ले रही थी। तो उसी अस्पताल में वो एक ट्रेनी भी थी, अगर आप उसे हम लोगों की भाषा में कहें तो महिला डॉक्टर थी, जो कि ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी सेवाएं भी उस अस्पताल में दे रही थी। तो होता कुछ ऐसा है कि एक दिन लगभग इस घटना से एक दिन पहले 8 अगस्त की बात है, रात को 11:30 बजे उस ट्रेनी की मां ने अपनी बेटी को फ़ोन लगाया, जैसा कि वो हर दिन करती थी। अपनी बेटी को, हर कोई माँ बाप अपने जो भी बच्चे होते हैं बाहर रह कर के पढ़ाई करते तो उनको एक बार ज़रूर फ़ोन करते हैं कि मेरे बेटे ने या बेटी ने खाना खाया या नहीं खाया। तो उसी तरीके से उनकी भी माँ ने अपनी बेटी को फ़ोन किया रात के 11:30 बजे और कहा, बेटी तुमने खाना खाया या नहीं खाया। तो बेटी माँ बाप को आश्वस्त करने के लिए कहती है कि हाँ माँ, मैं खाना लेकर आई हूँ, मैं यहीं पर खा लूँगी। तो इतना सुनना था, माँ पिताजी आश्वस्त हो जाते हैं कि चलो बेटी खाना लेकर के आई है, और बेटी सामने से कहती है, मम्मी पापा आप दोनों भी खा लो ना और खा करके सो जाना। अब इतना सुनना था, माँ पिताजी संतुष्ट हो जाते हैं और वो दोनों भी खा पी करके सो जाते हैं। अगली सुबह माँ पिताजी अपने काम में व्यस्त रहते हैं और उनके ही मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन आरजीकर मेडिकल कॉलेज से किया गया था। मेडिकल कॉलेज से फ़ोन करके कहा जाता है कि आपकी बेटी जो कि हमारे यहाँ ट्रेनी है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इतना सुनते ही उस महिला ट्रेनी के जो माँ पिताजी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो लगातार फ़ोन पे फ़ोन उस जो नंबर से, जिस नंबर से कॉल आया था उस पर कॉल करना चालू कर देते हैं, लेकिन वो फ़ोन उठता नहीं है। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो फ़ोन उठ जाता है और फ़ोन उठते ही सामने वाला थोड़ा सा झल्ला करके कहता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है और आप जितना जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज पहुंच जाइए। अब ये जो पूरी घटना घटती है, अब वो माँ पिताजी कुछ समझ पाते, ये पूरी घटना पूरे भारत में फैल जाती है। फैलने का सबसे बड़ा कारण था उस लड़की के साथ जो घटना घटित होती है, वो घटना इतनी दर्दनाक और इतनी निकृष्ट तरीके से की गई थी जिसकी कल्पना ही कोई कर सकता है।
माँ पिताजी अस्पताल पहुंचते उससे पहले पुलिस पहुंच चुकी थी। अस्पताल प्रबंधक ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था इस पूरी घटना को लेकर के, और पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस पहुंचती है, पुलिस अपने अनुसार तफ्तीश करती है। तफ्तीश करने के बाद जो पुलिस जो पहला जो निष्कर्ष निकलता है उसके हिसाब से बताया जाता है कि इस महिला ट्रेनी के साथ पहले इसकी हत्या की गई है, उसके बाद इसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, यौन उत्पीड़न किया गया है इस महिला ट्रेनी के साथ। और जो महिला ट्रेनी होती है उसकी माँ पिताजी भी जब अस्पताल पहुंचते हैं तो सामने बेटी की लाश पड़ी होती है, और जब वो बेटी के लाश पर जो कपड़ा ढका गया था उस कपड़े को हटाते हैं तो उनके सामने जो नज़ारा होता है वो बहुत दर्दनाक होता है। लड़की के आँख से नाक से खून बह रहा होता है, उसके शरीर पर जहाँ तहाँ नोचने के छीलने के निशान थे, और जैसे ही थोड़ा सा कपड़ा और बढ़ाया जाता है तो पिताजी बताते हैं, उस ट्रेनी महिला जो ट्रेनी थी उसके पिताजी बताते हैं कि बेटी के और नीचे वाले अंगों पर कपड़ा नहीं था। इस तरीके से हैवानियत की गई थी उस महिला ट्रेनी के साथ। अब ये जो पूरा मामला था, ये पूरा मामला राजनीतिक, और आप इसके जो घटना है इसके तरीके को भी देखेंगे कि घटना काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरीके से घटित की गई थी जिसको देख करके हर कोई अचंभित था, हर कोई गुस्से में था। तो ये खबर जो है पूरी तरीके से आग की तरीके से फैल जाती है, पूरी आग की तरीके से ये खबर फैल जाती है। हर किसी के मोबाइल फ़ोन पर, हर मीडिया चैनल पर ये खबर दौड़ने लग जाती है। पुलिस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव हो जाता है कि आखिर ये घटना घटी कैसे, जिस अस्पताल में सुरक्षा चाक चौबंद है, सभी कुछ वेल मेंटेन है, वहाँ पर ऐसी घटना घटी कैसे। तो जब पुलिस तफ्तीश करती है तो चरण बाय चरण ये पूरी जो घटना है वो निकल करके सामने आती है। तो पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। कोई भी घटना घटित होती है तो आसपास के या जिस परिसर में वो घटना घटी है तो उसका सीसीटीवी फुटेज निकाला जाता है। तो पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है, और सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्धों की लिस्ट बनाई जाती है, और देखा जाता है कि जिस दिन घटना घटी है उस दिन उस परिसर में कौन कौन लोग वहाँ मौजूद था। तो काफ़ी ज़्यादा लिस्ट बन जाती है पुलिस को लिस्ट बन जाती है तो पुलिस के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाती है। और जो लाश मिली थी महिला ट्रेनी के लाश के पास एक हेडफोन मिला था, ब्लूटूथ डिवाइस जो कि मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। वो हेडफोन एक पुलिस को मिले रहता है वहाँ पर। अब पुलिस वो हेडफोन लेकर के जो भी उस परिसर में जो भी संदिग्धों की सूची बनाई गई थी उन लोगों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेती है। पुलिस जिनको भी बुलाती है, और एक तरफ पुलिस की टीम उन लोगों से पूछताछ कर रही होती है, और एक जो पुलिस की टीम होती है वो हेडफोन को ले करके बिना किसी को बताए, और जो भी जिनकी भी जांच की जा रही थी बिना उन्हें बताए वो ब्लूटूथ डिवाइस लेकर के वहाँ पर सामने वाले के मोबाइल से कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रही थी कि हो सकता है इनमें से ही किसी एक का ये ब्लूटूथ वाला जो डिवाइस है ये होगा। और होता भी ऐसा है, जैसे ही पुलिस उन लोगों का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसी समय अचानक वो ब्लूटूथ डिवाइस उस मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है जिसका ये ब्लूटूथ था। पुलिस को तुरंत समझते देर नहीं लगती है, और पुलिस तपाक से जाती है, उस बंदे का कॉलर पकड़ लेती है और पकड़ करके ले आती है, और भी जो थे संदिग्ध उनको पुलिस छोड़ देती है। पुलिस उसको ले करके आती है, लेकिन वह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बातों को घुमाने लग जाता है, इधर उधर की बातें बताता है। पुलिस उससे हर पहलू पर पूछताछ करती है, लेकिन वो सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा था। तो पुलिस को समझ में आ गया था कि ये जो पूरी कहानी है ये नॉर्मल तरीके से नहीं सुलझेगी, अब इस पर कड़ाई करना पड़ेगा। और पुलिस अपने थर्ड डिग्री का उपयोग करती है, जो कि आमतौर पर हम लोग जानते हैं किस तरीके से किया जाता है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वह व्यक्ति टूट जाता है, और टूट करके अपना नाम बताता है। मेरा नाम संजय रॉय है, और मैं 55B शंभुनाथ पंडित रोड का रहने वाला हूँ। मैं अपनी माँ के साथ अपने घर पर रहता हूँ। जो पूरी घटना बताता है ये सुन करके हर कोई अचंभित हो जाता है कि ये हैवान इस तरीके से भी हैवानियत कर सकता है। दरअसल होता ऐसा है कि
8 अगस्त की रात 11:30 बजे जब वो महिला ट्रेनी की माँ और महिला ट्रेनी के बीच में जो बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद महिला ट्रेनी जब अपनी माँ को कहती है कि माँ मैं जा रही हूँ राउंड पे, मतलब मरीजों को देखना है, तो तुम एक काम करो, तुम लोग खाओ और सो जाओ। इतना कह करके वो महिला ट्रेनी फ़ोन रख देती है। फ़ोन रख के वो अस्पताल में चली जाती है मरीजों को देखने के लिए राउंड पर। और 11:30 से लेकर के रात 2 बजे तक वो राउंड पे रहती है, मरीजों से देखना, उनका सारा कुछ करती है। उसके बाद वो फिर वापस अपने केबिन में आती है और उसके 3-4 कलीग्स होते हैं जो उसके साथ सहकर्मी होते हैं, उन लोगों के साथ बैठ करके वो रात 2 बजे खाना खाती है। खाना वगैरह खाने के बाद महिला ट्रेनी कहती है मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, और वो उस अस्पताल की 3री मंजिल के सेमिनार हॉल में चली जाती है। तो सेमिनार हॉल जो होता है वो डॉक्टरों या वैसे जो डिपार्टमेंटल जो भी हैं व्यक्ति, उन लोगों के लिए होता है, रेस्ट रूम तरीके से। तो उस सेमिनार हॉल में चली जाती हैं और वहाँ पर वो आराम करने लग जाती हैं। तभी ये जो संजय रॉय होता है, ये अपने आप को पुलिस में सिविल वॉलेंटियर के नाम से बताता था। और ये मतलब एक तरीके से सिविल वॉलेंटियर होता है ये है कि जो पुलिस का सहयोग करता है आमतौर पे, तो पुलिस नहीं है, मतलब पुलिस का सहयोग करने वाला। ये उस अस्पताल में हमेशा आना जाना लगा रहता था और ये पुलिस के नाम पे अपने आप को धौंस भी दिखाता था कि मैं पुलिस में हूँ, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा वैसा करके माहौल बनाया हुआ था पूरे अस्पताल में। तो जब ये महिला ट्रेनी 3 बजे उस सेमिनार हॉल में चली जाती है तो ये आता है और काफ़ी ज़्यादा शराब के नशे में भी था और थोड़ा सा अपने आप को वहाँ पर बनता भी था। तो ये आता है, इमरजेंसी वार्ड वगैरह में घूम करके फिर चले जाता, फिर ये वापस दोबारा आता है और दोबारा आता है और ये वहाँ उस महिला ट्रेनी जो होती है उसके साथ दुष्कर्म और हत्या ये दोनों करता है। और ये जो पूरी घटना घटित होती है सुबह 4 से 6 बजे के बीच में होती है। ये अपने जुर्म को करने के बाद सीधे अपने घर चला जाता है सुबह और घर पर जा कर के सो जाता है आराम से, बिना किसी मतलब बिना किसी एक का आराम से सो जाता है। और सुबह उठता है तो जो अपना कपड़ा होता है उसको साफ़ कर लेता है। लेकिन एक गलती वहाँ पर इससे हो जाती है। होता ऐसा है कि इसका जो जूता होता है वो अपने जूते को साफ़ करना भूल जाता है और जब ये पकड़ाता है तो पुलिस इसको ले करके उसके घर भी जाती है। तो पुलिस जब घर की तफ्तीश कर रही थी तभी पुलिस को इसका जूता मिल जाता है और जूता पे खून का निशान पड़ा हुआ था, जहाँ तहाँ छींटा वगैरह गिरा हुआ था। और पुलिस उस जूते को भी जब्त कर लेती है और पुलिस इसको सबूत के तौर पर, अब ये जो पूरी जो पुलिस की तफ्तीश थी ये लगभग कन्फर्म हो रहा था कि यही व्यक्ति है। और इस तरीके से पुलिस उसके जूते को भी उठा लेती है और ले करके उसे पुलिस कस्टडी में आ जाती है। अब ये जो संजय राय है, संजय राय अपने आप में अगर एक कह सकते हैं तो इस तरीके का ये व्यक्ति है जो कि आप इसको कह सकते हैं समाज में रहने लायक नहीं है। दरअसल ये जो व्यक्ति है अपने माँ के साथ रहता है 52B शंभुनाथ पंडित रोड में, वहाँ पर रहने वाला है ये। इसका शुरू से ही आदत था अस्पताल में अपना धौंस दिखाना, जो भी महिला ट्रेनी वगैरह है या जो लेडीज़ स्टाफ है उसको अश्लील फिल्में वगैरह दिखाना इसका शुरू से ही शौक़ था। और वो यहाँ आता था और इस तरीके की हरकतें करता था। तो लोग इसको पुलिस के चलते नहीं कुछ कहते थे कि झूठ मूठ का इस लफड़े में कौन पड़ने जाए, इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती थी और स्टाफ वगैरह भी कोई कुछ नहीं बोलता था। लेकिन ये इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा करके इस महिला ट्रेनी के साथ रेप किया, बलात्कार किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। जब वो महिला ट्रेनी का शव मिलता है तो उसके शव को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे इस लाश को किसी ने गिद्ध के तरीके से नोचा है। उसके आँख से, उसके मुंह से खून निकल रहा है, उसके जो प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ से भी खून निकल रहा है और शरीर जो है वो अर्धनग्न अवस्था में छोड़ करके भाग जाता है। इस तरीके से इसने हैवानियत भरी घटना की थी। और जहाँ ये रहता था, जब पुलिस वहाँ भी तफ्तीश करने पहुँचती है तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि अपने आप को बॉक्सर बताता है और ये पूरे इलाके में एक धौंस रखता है। ये बहुत बड़ा जालसाज व्यक्ति है जो लोगों से पैसा भी लेता है नौकरी के नाम पे कि भाई मैं पुलिस में हूँ, मैं तुम्हारा भी नौकरी लगवा दूंगा। और ये लोगों से उस नौकरी के लिए पैसे भी लेता था, किसी से 2 लाख, किसी से 2.5 लाख रुपए ले करके ये नौकरी के नाम पर ठगी भी करता था।
और अपने आप को और धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैला दिया था कि मैं पुलिस में हूँ, तो लोग इस पुलिस के नाम से इससे झगड़ा झंझट वगैरह नहीं करना चाहते थे। और अपने माँ को भी अच्छी तरीके से समझा दिया था कि पुलिस में हूँ। लेकिन जो इसकी बहन थी, इसकी बहन को इसका असलियत पूरी तरीके से पता था कि ये किस तरीके का व्यक्ति है, क्योंकि इसकी कई बार शादी भी हुई थी और ये जब भी शादी होती तो किसी न किसी वजह से अपनी पत्नी को तलाक देता है। कोई कहता है कि मन भर गया इस वजह से तलाक देता है। और जो इसकी आखिरी शादी हुई थी, जो इसकी आखिरी पत्नी थी, उससे और उसकी हत्या हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में। और ये चीज़ बाद में निकल करके आती है कि उसने बताया था कि मेरी पत्नी को कैंसर वगैरह है। अब पुलिस इस मामले को भी जांच करेगी कि मतलब इसकी जो गतिविधियां थी वो संदिग्ध हैं, तो हो सकता है भाई इसने अपराध किया हो इस तरीके का। जब ये पूरी घटना घटती है तो ये पूरे शासन प्रशासन पश्चिम बंगाल पुलिस के ऊपर दबाव पड़ता है, पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनके कार्यकाल ऐसी घटनाएं हुई भी हैं और ये घटना कुछ अपने आप में अलग थी, और जो कि उन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव भी बनाया गया। और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी वगैरह और कांग्रेस की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया गया। ममता बनर्जी ने तुरंत एसआईटी की गठन की, पुलिस की तफ्तीश जारी है और जो संजय राय है वो पकड़ लिया गया है। पकड़ने के बाद अब उस पर पुलिस जो है वो कई धाराओं में केस उसके खिलाफ़ दर्ज कर चुकी है। जैसे आप धारा 64 जो कि दुष्कर्म के लिए किया जाता है, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 103 धारा के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। और पुलिस आगे की भी तफ्तीश कर रही है और इसे कोलकाता की अदालत में पेश करके 23 अगस्त के लिए पुलिस ने अब रिमांड पर लिया हुआ है कि पुलिस अपने केस को और ज़्यादा अपने जो सबूत है उसको और ज़्यादा मजबूत करना चाहती है, जिससे यह जो संजय राय व्यक्ति है ये छूट ना पाए। और ये समाज में रहने लायक अगर पूछा जाए तो नहीं है। इस तरीके का व्यक्ति समाज के लिए हमेशा खतरनाक होता है, लोगों के लिए बहुत खतरनाक होता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना है कि आपको जागरूक किया जाए। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, बस जागरूक किया जाए, क्योंकि जागरूकता ही हमेशा बचाव होती है। और समाज में ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए या ऐसे लोगों को चिन्हित करके रखिए। और इन लोगों के बारे में पुलिस में अगर लगे कि हाँ कंप्लेन दर्ज करवाना चाहिए तो इन लोगों के खिलाफ़ कंप्लेन भी दर्ज करवाइए समय रहते, जिससे इन लोगों का मनोबल न बढ़ने पाए। अगर ये जो महिला स्टाफ हैं उस मेडिकल कॉलेज की, उन्होंने समय रहते इस व्यक्ति के खिलाफ़ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई होती तो हो सकता है कि आज ये घटना नहीं घटित होती। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो महिला स्टाफ भी दोषी हैं, जिन्होंने इस दरिंदे का मन बढ़ने दिया और इसके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। आखिर ऐसा ही क्यों होता है? जब कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है तब आस पड़ोस के या उससे पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं वो उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारियाँ देने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं समाज को, हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। जागरूकता ही बचाव होती है।